नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं और आज जो अपन टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फसलोत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन की बात जो है आज क्लास के अंदर अपनी इनिशिएशन हो रही है। और फसलोत्पादन के अंदर भी सबसे पहले अपन देखने वाले हैं अनाज वाली फसलें, सीरियल क्रॉप के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। और उसमें भी सबसे पहले अपन बात करेंगे गेहूं के बारे में, वीट के बारे में अपन बात करेंगे। बाई लैंग्वेज के अंदर अपना लेक्चर होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अनाज वाली फसलें या सीरियल क्रॉप कौन सी होती है। तो जैसे अगर अपन बात करें अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलें, इट मीन्स द सीरियल क्रॉप। अनाज वाली फसलें अगर मुख्यतः अगर अपन देखें तो उन्हें कहते हैं जो अपन भोजन के रूप में काम में लेते हैं, अर्थात जो अपने फूड के रूप में काम में आती है, वे आपकी अनाज वाली फसलों के अंतर्गत आती है। जैसे इसमें से कौन कौन सी फसल है जो इस समूह के अंदर अपन लेंगे, तो इसमें मुख्यतः जो अपन लेंगे, नंबर फर्स्ट गेहूं, वीट को अपन इसमें लेंगे। नंबर सेकंड जो बार्ले को अपन इसमें लेंगे। देन नंबर थर्ड मक्का, मेज को अपन इसमें लेंगे। देन नंबर फोर्थ चावल, राइस को अपन इसमें लेंगे। देन कुछ मिलेट्स आती हैं, कुछ मिलेट्स आती हैं जिन्हें मिलेट्स या मोटे अनाज के अंदर भी रखते हैं और कई बार इस समूह के अंदर भी रखते हैं, जिसमें आपका ज्वार, इट मीन्स द सोरगम। देन सेकंड वन इज एना बाजरा, इज एना पर्ल मिलेट। तो ये जो फसलें हैं मुख्यतया किसके अंतर्गत गिनी जाती है, अनाज के अंदर गिनी जाती है या सीरियल क्रॉप इन्हें अपन कहते हैं। अब इनकी क्या विशेषता होती है ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, अनाज वाली फसलों का प्रयोग भोजन के रूप में मुख्यतया किया जाता है, अर्थात फूड का एक मुख्य मेन प्राइम सोर्स होता है जो अपने को मालूम होना चाहिए। अगर अपन यहाँ पे बात करें तो मुख्यतया विश्व के अंदर वर्ल्ड के अंदर जो मुख्य भोज्य फसल या फूड क्रॉप है मैक्सिमम विश्व के अंदर, वह कौन सी मानी जाती है, तो वह गेहूं यानी कि वीट मानी जाती है। गेहूं जो होता है विश्व की मुख्य खाद्य फसल के रूप में जानी जाती है। लेकिन जब अपन बात करते हैं भारत की, तो भारत के केस में अगर अपन बात करें तो भारत की, इट मीन्स द इंडिया की जो मुख्य खाद्य फसल मानी गई है वह मानी गई है आपकी चावल। कौन सी मानी गई है, चावल मानी गई है, राइस मानी गई है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद अगर अपन बात करें सेकंड वन, जितनी भी अनाज वाली फसलें होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो अराउंड 65 to 70% के आसपास औसतन कार्बोहाइड्रेट जो है आपको अनाज वाली फसलों के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरी बात अगर अपन यहाँ पे करें प्रोटीन की बात करें, अनाज वाली फसलों के अंदर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होती है अनाज वाली फसलों में औसतन जो होती है वह 10% के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इसमें एक अपवाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा, एक्सेप्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और वह है चावल, इट मींस द राइस, जिसमें प्रोटीन होती है 6 to 7%। बाकी मैक्सिमम जो आपके अनाज वाली फसलें हैं उसमें औसतन 10% प्रोटीन होती है, लेकिन चावल के अंदर 6 से 7% ही प्रोटीन होती है, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। अब आपको पता है यहां पर कि प्रोटीन बेसिकली किससे बनी होती है, तो प्रोटीन बनी होती है एमिनो अम्लों से। किससे बनी होती है, एमिनो अम्ल, इट मींस द एमिनो एसिड्स से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अनाज वाली फसलों के अंदर इसमें एक प्रकार का अमीनो अम्ल जो होता है डेफिशिएंट पाया जाता है, यानी कमी पाई जाती है, और वह कौन सा अमीनो अम्ल है, दैट इज द लाइसिन। लाइसिन नामक अमीनो अम्ल जो होता है वह अनाज वाली फसलों में कम मात्रा में पाया जाता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यही बात अगर अपन दलहनों की करोगे तो वहां पर मिथ्योनिन नाम का जो अमीनो अम्ल होता है वह डेफिशिएंट होता है, लेकिन अनाज वाली फसलों में लाइसिन नाम का अमीनो अम्ल डेफिशिएंट होता है। लेकिन यहां पर एक फसल अपनी जो अनाज वाली है जिसे अपन मक्का बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मक्का बोल रहे हैं, मेच बोल रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, दो प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। पहला तो होता है लाइसिन, फर्स्ट वन इज द लाइसिन, एवं सेकंड वन जो होता है इसमें दैट इज द ट्रिप्टोफेन के नाम से जानते हैं। ये दोनों अमीनो अम्ल जो होते हैं मक्का में डेफिशिएंट होते हैं, और सामान्य अगर अनाज वाली फसलों में पूछे तो लाइसिन जो होता है अमीनो अम्ल एक ऐसा अमीनो अम्ल है जो डेफिशिएंट होता है अनाज वाली फसलों के अंदर। इसके बाद जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उनकी प्रोटीन का नामकरण भी अलग अलग किया गया है। जैसे बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूं, प्रोटीन का नाम जो होता है उसको अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे बेसिकली अगर अपन यहाँ पे बात करें गेहूं, वीट की बात करें तो इसकी जो प्रोटीन होती है उसे ग्लूटेन के नाम से जाना जाता है।
ग्लूटेन या ग्लूटीन अपन शब्द बोल सकते हैं। तो ग्लूटीन किसके लिए आया है? बेसिकली व्हीट की जो प्रोटीन होती है उसके लिए आया है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद सेकंड वन अपन बात करें, यहां पर जौ की बात कर लेते हैं, बार्ले की बात करते हैं। तो इसकी जो प्रोटीन होती है जिसे अपन होर्डिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? होर्डिन के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट वन बात करें, दैट इज द चावल, राइस की बात करें, तो इसकी जो प्रोटीन होती है जिसे अपन ओराइजीन के नाम से जानते हैं, ओराइजीन। क्लियर? उसके बाद अगर अपन बात करें यहां पर मक्का, तो मक्का की बात करें तो मक्का की जो प्रोटीन होती है, मेज की जो प्रोटीन होती है उसे अपन जीन, ZEIN, जीन ये वाला, तो इस नाम से जाना जाता है। तो अनाज वाली फसलों में उनकी प्रोटीन का नामकरण भी अलग अलग प्रकार से किया गया है, जो भी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ने बात की गेहूं की प्रोटीन को क्या कहेंगे अपन? ग्लूटेन कहेंगे। उसके बाद जौ की प्रोटीन को अपन क्या कहेंगे? दैट इज द होर्डिन। देन द थर्ड वन इज चावल या राइस की प्रोटीन को ओराइजीन के नाम से जानेंगे। देन अगर बात करें अपन मक्का की, तो इसकी प्रोटीन को अपन जीन के नाम से जानते हैं। और यही मक्का की प्रोटीन जो जीन होती है जिसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी पाई जाती है। तो ये बात होगी प्रोटीन का केस भाई अनाज वाली फसलों में कैसा होता है। उसके बाद अनाज वाली फसलों की अपन बात करें तो एक और पॉइंट आता है इसमें, वसा का। किसका आता है? वसा का, फैट का। तो फैट जो होती है अनाज वाली फसलों में अक्सर कम देखने को मिलती है, लेकिन एक अनाज वाली फसल ऐसी है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में जो है वसा पाई जाती है, और वो है बाजरा। कौन सी है? बाजरा। बाजरे के अंदर, पर्ल मिलेट के अंदर जो होती है सर्वाधिक वसा होती है, और वो होती है 5%, जो अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक मानी जाती है। मैक्सिमम फैट कंटेंट अमंग द सीरियल क्रॉप। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें, इनके दानों में तेल भी पाया जाता है, जिसका भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। और तेल के केस की बात करें, ऑयल कंटेंट की बात करें, तो इसमें मुख्यतः प्रश्न पूछा जाता है मक्का का। किसका पूछते हैं? मक्का का। तो मक्का के दानों में तेल कितना होता है औसतन? तो यह होता है 4%। कितना होता है? 4% होता है, जो भी आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको यहां पर मैंने बताए हैं, जो अनाज वाली फसलों से संबंधित है। इसमें कौन कौन सा फैक्ट्स है? सबसे पहली बात, अनाज वाली जो फसलें होती है उसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती है, उनको भोजन के रूप में अपन काम में ले रहे हैं। गेहूं हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी अनाज वाली फसलों के अंदर आती है। उसके बाद भोजन के रूप में इसको लिया जाता है। जैसे विश्व के अंदर जो सबसे ज्यादा जो काम में ली जा रही है, या जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जिसका हो रहा है अनाज वाली का, वो गेहूं है, और भारत के अंदर जो है वो चावल है, जो अपने को ध्यान होना चाहिए। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत होता है, 65 to 70% जो है कार्बोहाइड्रेट इनके अंदर पाया जाता है। प्रोटीन जो होती है उसमें 10% होती है, सिवाय चावल के जिसमें 6 से 7% प्रोटीन होती है। इनकी प्रोटीन में एक प्रकार का अमीनो अम्ल जिसे लाइसिन बोलते हैं, उसकी कमी जो है अनाज वाली फसलों में पाई जाती है। लेकिन मक्का में 2 प्रकार के अमीनो अम्लों की कमी होती है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की। इनकी जो प्रोटीन होती है उनके अलग अलग नाम है। जैसे गेहूं की प्रोटीन का नाम ग्लूटेन होता है, जौ की प्रोटीन का नाम होर्डिन होता है, चावल की प्रोटीन का नाम ओराइजीन होता है, मक्का की प्रोटीन का नाम जीन होता है। इसी प्रकार से इनमें वसा के केस में सर्वाधिक वसा जो होती है बाजरे में होती है, 5% होती है, जो अपने को ध्यान होना चाहिए। इसके बाद तेल की बात करें तो मक्का के दानों में जो तेल होता है वह 4% होता है, जो भी आपको पता होना चाहिए। अब भारत के सिनेरियो से अगर अपन देखें, भारत के हिसाब से देखें, इंडिया के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली अनाज वाली फसलों की अपन यहां पे बात करें तो भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली अनाज वाली जो फसल अपनी मानी जाती है, जिसका उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है, वो होती है आपकी चावल। चावल जो होती है भारत में पहला स्थान है इसका उत्पादन के क्षेत्र में, जो आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड वन अगर अपन बात करें तो सेकंड जो पोजीशन आती है भारत में अनाज वाली फसलों में, वो आती है गेहूं की। किसकी आती है? गेहूं की आती है, इट मींस द व्हीट की आती है, जो आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए। उसके बाद थर्ड वन पोजीशन की अपन बात करें तो थर्ड वन जो पोजीशन आती है यहां पर, वो आती है आपके, दैट इज द मक्का, मेज की आती है। तो ये तीनों सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है कि भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादित या कंज्यूम की जाने वाली अनाज वाली फसल कौन सी होगी, तो वह चावल होगी, क्योंकि भारत की मुख्य खाद्य फसल भी इसे ही कहा गया है। भारत की मुख्य खाद्य फसल भी इसे कहा जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद गेहूं जो है सेकंड नंबर पे, मक्का जो है थर्ड नंबर पर है, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद यहां पर 2 शब्द और आते हैं जिसे अपन राजा और रानी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? राजा और रानी, इट मींस द किंग एंड क्वीन। तो किंग और क्वीन की यहां पे बात करें तो अनाज वाली फसलों में जो राजा कहा गया है अनाज वाली फसलों का, वह किसे कहा गया है? तो वह गेहूं को बोला गया है, व्हीट को बोला गया है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। और अनाज वाली फसलों में रानी या क्वीन किसे बोलते हैं? तो यह मक्का को बोलते हैं, मेज को बोलते हैं, जो भी आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए।
तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो अनाज वाली फसलों से रिलेटेड थी, वो अपन ने यहां पर डिस्कस की। अब अपन बात करेंगे गेहूं की, जो आज की क्लास के अंदर अपनी मुख्य तैयार रहेगी। तो सबसे पहले अपन गेहूं की बात करते हैं। तो गेहूं जैसा आप जानते हो कि ये रबी ऋतु की एक मुख्य फसल मानी गई है अनाज वाली फसलों के अंदर। रबी ऋतु अर्थात सर्दियों के अंदर इसको उगाया जाता है, और अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा भोजन के रूप में गेहूं को ही काम में लिया जाता है। ये भी बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए। तो गेहूं जैसा कि अपन देखते हैं कि इसका जो वानस्पतिक नाम, देखो कोई भी फसल पढ़ते हैं या जीव जंतु पढ़ते हैं तो उसका कुछ नाम होता है। जैसे कैरोलस लिनियस का नाम आपने सुना होगा, जिसने द्विनाम पद्धति दी थी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात की थी। तो उसके अंदर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर उन्होंने जो है स्पीसीज प्लांटेरम नाम की जो एक पुस्तक लिखी थी, उसमें पौधों के बारे में जो यानी प्लांट्स के जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात उन्होंने की थी। तो उसके अंदर कहा था कि किसी भी पौधे का जो नाम होगा वो दो नामों से मिलकर बना होता है। पहला होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज, वंश और जाति से मिलकर बना होता है। तो वंश और जाति की बात करें तो गेहूं में बात करें, यहां पर जिस गेहूं को अपन उगा रहे हैं तो उस गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है वह है ट्रिटिकम एस्टिवम। अब ट्रिटिकम यहां पे क्या है? ट्रिटिकम है यहां पर वंश, और एस्टिवम यहां पे क्या है? इसकी जाति। इट मींस द ट्रिटिकम इज एन जीनस और एस्टिवम इज एन स्पीसीज। तो लिनियस के अनुसार दो नामों से मिलकर बना होता है। कि ये दो नाम इस प्रकार से होते हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए। और अगर आपको पूछ ले स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉटनिकल नोमेनकल्चर, यानी वनस्पतियों का नामकरण कब शुरू हुआ, तो वह 1751 में ही शुरू हो गया था। लेकिन उसका पब्लिकेशन जो है स्पीसीज प्लांटेरम में 1753 के अंदर कैरोलस लिनियस ने किया था, जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन जंतुओं की बात करते हैं तो जंतुओं में बाइनोमियल नोमेनकल्चर की जो शुरुआत है वह 1758 से मानी जाती है। सिस्टेमा नेचुरी के 10वें एडिशन के अंदर यह बात की गई थी कैरोलस लिनियस के द्वारा ही। और कैरोलस लिनियस को अपन वर्गीकरण का पितामह भी कहते हैं, जो भी आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए। तो यह नाम क्यों आया है यह भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। और बेसिकली जो नाम लिखा जाता है वह बेसिकली कौन सा? द्विनाम पद्धति से, द्विनाम पद्धति। इट मींस द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात किसने की? कैरोलस लिनियस ने की। किसने की? कैरोलस लिनियस ने की। और बाई यानी कि दो होता है, तो इसमें दो में सबसे पहला शब्द कौन सा आता है? जीनस आता है। और दूसरा शब्द कौन सा आता है? यहां पर स्पीसीज आता है, अर्थात वंश और जाति से मिलके बना होता है। अब इसको जैसा कि अपन कह रहे हैं कि यहां पे अपन ने ट्रिटिकम एस्टिवम की बात की, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम की जो अपन ने बात की, तो बेसिकली अगर अपन लिखेंगे हैंड रिटन, अगर इसको लिखेंगे तो इसको जो है अंडरलाइन किया जाएगा, और टाइप किया जाएगा तो इसको इटैलिक किया जाएगा। और जीनस के केस में इसका पहला जो लेटर्स होता है वह कैपिटल होता है, और स्पीसीज के जो होते हैं सारे जो लेटर्स होते हैं वह स्मॉल ही होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। अब इस केस में मैंने आपको बताया कि बोटनिकल नोमेनक्लेचर, बोटनिकल यानी कि वनस्पतियों का जो नामकरण शुरू किया गया है, बोटनिकल नोमेनक्लेचर की जो बात हुई है वह हुई है स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर। और बेसिकली ये किसके द्वारा लिखी गई है? कैरोलस लिनियस के द्वारा। और इसका पब्लिकेशन कब हुआ है? 1753 के अंदर। तो अपना गेहूं क्या एक प्रकार का पौधा है। लेकिन अगर अपन जब जंतुओं की बात करते हैं तो जंतुओं की बात करते हैं, इट मींस द एनिमल्स की बात करते हैं, तो यानी कि जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की बात करें, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की बात करें, जहां पे द्विनाम पद्धति की बात हुई है, तो इसका बात की गई है सिस्टेमा नेचुरी के अंदर। जो कैरोलस लिनियस का जो सिस्टेमा नेचुरी का जो 10वां एडिशन था उसके अंदर बात हुई। और 10वां एडिशन प्रकाशित हुआ 1758 के अंदर, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये वर्गीकरण की बात होगी, उसके नामकरण की बात होगी, जो अपने को पता होना चाहिए। और कैरोलस लिनियस को अपन वर्गीकरण का पितामह कहते हैं, फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी। वर्गीकरण का पितामह इन्हें कहते हैं। इट मींस द फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी के नाम से इसे अपन जानते हैं। अब गेहूं की अपन यहां पे बात कर रहे हैं, बेसिकली इसका नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, जिसे अपन उगाते हैं। अब इसके बाद यहां पर ब्रैकेट के अंदर देखिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है षट गुणित हेक्साप्लॉइड, अर्थात गुणसूत्र की जो संख्या होती है वह षट गुणित होती है। अब यह आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि षट गुणित का मीनिंग यहां पर क्या निकलता है। तो जैसे बेसिकली अगर अपन यहां पे बात करें तो गेहूं जो होता है, वीट जो होता है, इसके अंदर आधारभूत या आधार गुणसूत्र कितने होते हैं? बेसिक क्रोमोसोम नंबर। तो गेहूं के अंदर जो आधार गुणसूत्र होते हैं वह होते हैं 7 होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे जो अपन बात कर रहे हैं कि जो गेहूं जो है जिसका नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, तो ट्रिटिकम जीनस तो एक ही होता है, लेकिन स्पीसीज बहुत सारी हो सकती है। तो यहां पर जो ट्रिटिकम एस्टिवम है जिसे अपन उगा रहे हैं, तो उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वह
कैसे होते हैं, उसके 6 सेट्स होते हैं, यानी 6 एक प्रकार से सेट्स होते हैं, यानी कि 60 गुणित उसे बोला गया है। तो उसका मीनिंग यहां पर निकलता है ट्रिटिकम एस्टिवम। इट मींस इसको अपन बोल रहे हैं 60 गुणित, यानी 6 गुना, 6 गुना यहां पर अर्थ निकलता है। तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 7 होते हैं, और उसका 6 गुना अगर अपन निकालेंगे तो 7 इंटू 6 अपन कर देते हैं, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा, 42। तो इसीलिए ट्रिटिकम एस्टिवम जो आपकी स्पीसीज है, जाति है गेहूं की जिसे अपन उगा रहे हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है, क्योंकि आधार गुणसूत्रों से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है, 6 से, तो उस केस में उसको 60 गुणित यानी 6 गुना होते हैं। 7 के 6 गुना कितने होंगे, 42 होते हैं। इसीलिए ट्रिटिकम एस्टिवम के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 42 होते हैं, जो यहां पर दिए हुए हैं। तो बेसिकली अगर अपन यहां पे बात करें, जैसे गेहूं के अंदर 2n इक्वल टू कितने होते हैं, 42 होते हैं। अब यहां पर एक चीज और आ रही है, और वो क्या आ रही है आपके सामने, दैट इज द एलोपोलिप्लॉइडी। देखिए यहां पे भी ये सब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गेहूं जो होता है, एस्टिवम जो होता है, 60 गुणित होता है, और वह एलोपोलिप्लॉइडी होता है। अब ये क्या होता है, ये भी अपने को यहां पर समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यहां पर अपन बात करते हैं पोलिप्लॉइडी की, बहुगुणिता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पोलिप्लॉइडी, बहुगुणिता। तो बहुगुणिता की बात करते हैं, यानी बहुगुणिता ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, गुणसूत्रों से, क्रोमोसोम से, गुणसूत्रों से इसका संबंध निकलता है। तो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के जोड़े अगर उसके अंदर होते हैं तो उसे बहुगुणी या पोलिप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। तो बहुगुणिता जो होती है वह बेसिकली 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो होती है उसे बोलते हैं एलोपोलिप्लॉइडी। कौन सा बोलते हैं, एलोपोलिप्लॉइडी। और दूसरा आता है ओटोपोलिप्लॉइडी। कौन सा आता है, ओटोपोलिप्लॉइडी। एलोपोलिप्लॉइडी और ओटोपोलिप्लॉइडी। देखो ये बड़ा ही आसान शब्द है जो आपको समझना है। देखो एलो का अर्थ होता है डिफरेंट। क्या अर्थ होता है, डिफरेंट अर्थात भिन्न। और ओटो का अर्थ आता है सेम या सिमिलर अर्थात समान। अर्थात इनका बेसिकली मीनिंग ये निकलता है, देखो पोलिप्लॉइडी का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक गुणसूत्रों के जो झुंड होते हैं या समूह जो होते हैं, वो होता है बेसिकली पोलिप्लॉइडी का अर्थ। तो लेकिन अगर कह रहे हैं अपन एलो, तो यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के गुणसूत्र के जो जोड़े होते हैं वह भिन्न भिन्न जातियों से प्राप्त होते हैं। भिन्न भिन्न जातियों से अगर प्राप्त होते हैं तो वह एलोपोलिप्लॉइडी कहलाएगा। लेकिन 2 या 2 से अधिक गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं वह समान जाति के अगर सम्मिलित होते हैं तो उसे अपन कहेंगे ओटोपोलिप्लॉइडी। तो इट मींस इसका बेसिकली मीनिंग यहां पर क्या निकल रहा है, यहां पर एलोपोलिप्लॉइडी का अर्थ निकल रहा है डिफरेंट स्पीसीज। इट मींस द 2 or more set of chromosome derived from a different species। 2 या 2 से अधिक गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं वह विभिन्न जातियों से प्राप्त किए जाते हैं, तो उसे एलोपोलिप्लॉइडी की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन 2 या 2 से अधिक जातियों या अपन कहें कि एक ही जाति से जो है अगर 2 या 2 से अधिक प्रकार के गुणसूत्रों को अगर मिलाया जाता है तो उसे ओटोपोलिप्लॉइडी कहेंगे, अर्थात सेम स्पीसीज, एक ही जाति, सेम स्पीसीज अर्थात एक ही जाति के 2 या 2 से अधिक गुणसूत्रों के जोड़े और भिन्न भिन्न जातियों से। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो उदाहरण की अपन बात करें उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे कि अगर पर्टिकुलर कोई जाति है और उसमें अलग अलग जातियों के गुणसूत्र अगर उसके अंदर मिले हैं तो उसे अपन एलोपोलिप्लॉइडी कह रहे हैं। तो यानी कि उसका जो जेनेटिक मेकअप होगा, यानी जो जीनोम होगा वह भिन्न होता है। यानी कि यहां इसका जीनोम यानी कि गुणसूत्र अलग अलग है, तो यानी कि जीन मेकअप क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं इसको डिफरेंट जीनोम शब्द भी अपन यहां पे काम में ले सकते हैं। जीनोम का अर्थ होता है आनुवांशिक पदार्थ, और यहां पर अपन कहेंगे सेम जीनोम अर्थात एक ही प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ इनके अंदर होगा, क्योंकि एक ही जाति से सारे के गुणसूत्र आए हैं। अब इसके उदाहरण कौन कौन से, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आ रहा है एलोपोलिप्लॉइडी और दूसरा आ रहा है आपका ओटोपोलिप्लॉइडी। तो एलोपोलिप्लॉइडी और ओटोपोलिप्लॉइडी, तो एलो का अर्थ अपन ने यहां पर निकाल दिया कि डिफरेंट स्पीसीज, भिन्न भिन्न जातियों से प्राप्त होने वाले जो होती है प्लांट्स, वह आपके जो है एलोपोलिप्लॉइडी के अंदर आएंगे।
और अगर सेम ही जाति से यानी सेम स्पीसीज से जिसका इवोल्यूशन हुआ हो, एक ही जाति से जिसका उद्भव हुआ हो, वो ओटो के अंदर आती है। तो एलो के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सबसे अच्छा उदाहरण जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, और आज अपन कौन पढ़ने जा रहे हैं? वीट पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा पढ़ना जा रहे हैं? वीट। गेहूं जो होता है वह आपके एलो पॉलीप्लोइडी का सबसे अच्छा उदाहरण माना गया है। क्यों? क्योंकि गेहूं जो प्राप्त किया गया है, और गेहूं में भी किस गेहूं की अपन बात कर रहे हैं? यहां पर ट्रिटिकम एस्टिवम की बात कर रहे हैं। देखो ट्रिटिकम एस्टिवम, क्योंकि गेहूं भी जो होता है इसकी भी अलग अलग जातियां, उसमें से एस्टिवम प्रजाति की बात करें तो एस्टिवम प्रजाति जो है भिन्न भिन्न जातियों के बीच में क्रॉस करा के या संकरण करा के इसको विकसित किया गया है। तो ट्रिटिकम एस्टिवम के अंदर विभिन्न जातियों का समावेश इसके अंदर होता है। तो विभिन्न जातियों का समावेश होता है तो इसका जीनोम भी अलग होगा। कई बार एग्जाम में इसका जीनोम भी पूछते हैं। तो ट्रिटिकम एस्टिवम का जो जीनोम होता है उसका जीनोम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम का दैट इज द ए बी बी डी डी। अर्थात ट्रिटिकम एस्टिवम को प्राप्त करने के लिए कितनी जातियों का यूज किया गया है? यहां पर 3 जातियों को प्रयोग में लिया गया है, ए बी बी और डी डी। 3 जातियां यहां पर काम में आई है। कौन कौन सी है वो भी मैं आपको आगे चल के अभी बताऊंगा। तो एक प्रकार से कहे कि एलो पॉलीप्लोइडी का जो सबसे पहला उदाहरण माना जाता है वह गेहूं माना जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए, जिसमें 3 विभिन्न जातियों का प्रयोग करके ट्रिटिकम एस्टिवम को तैयार किया गया है। इसके बाद दूसरा उदाहरण जो इसके अंदर आता है, वह आता है कपास। कौन आता है? कपास आता है, कॉटन आता है। तो कपास जो होता है बेसिकली अगर कपास की बात करें, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम या गेहूं की बात करें, तो इसमें बेसिक क्रोमोसोम नंबर n बराबर कितना था? 7 था। लेकिन कपास के अंदर जो है बेसिक क्रोमोसोम n इक्वल टू होता है 13 होता है। और कपास जो होता है आप जानते हो 2 प्रकार का कपास होता है। एक तो होता है पुराने विश्व का कपास और एक होता है नए विश्व का कपास। तो कपास जो होता है बेसिकली 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला पुराने विश्व का कपास, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, और दूसरा आता है नए विश्व का कपास, न्यू वर्ल्ड कॉटन। तो जो पुराने विश्व का कपास है जिसमें आपका गोसिपियम अर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेशियम आता है। गोसिपियम अर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेशियम जो होता है वह आपके पुराने विश्व के कपास के अंदर जाएगा, और नए विश्व के कपास के अंदर आपका गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बार्बडेंस जाता है। तो जो पुराने विश्व का जो कपास होता है वह आपका डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। और जबकि नए विश्व का कपास जो होता है टेट्राप्लॉइड होता है, अर्थात चतुर्थ गुणित होता है। तो यानी कि एक प्रकार से अपन कहें कि एलो पॉलीप्लॉइडी में डिप्लॉइड जो होता है कपास वो ओल्ड वर्ल्ड का होता है, और टेट्राप्लॉइड जो होता है वो न्यू वर्ल्ड का होता है। तो आप देखिए डिप्लॉइड हो रहा है तो डिप्लॉइड में क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? डिप्लॉइड यानी होता है 2 और टेट्राप्लॉइड यानी होता है 4। तो यहां पे मल्टीप्लाई करना, वहां हेक्साप्लॉइड बोला। देखो गेहूं के केस में अपन ने क्या बोला था? हेक्साप्लॉइड। क्या बोला था? हेक्साप्लॉइड। हेक्सा यानी को होता है 6, तो 7 into 6 किए थे तो ट्रिटिकम एस्टिवम के कितने आ गए? 42। तो यहां अपन कह रहे हैं डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड में देखिए यहां पर n कितना है? 13। तो 13 into 2 तो ये आ जाएगा आपका 26। तो यानी कि पुराने विश्व का जो कपास होता है उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 26 होती है। और इसके उदाहरण कौन कौन से पुराने विश्व के कपास में? गोसिपियम अर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेशियम होता है। अब इसके बाद नए विश्व की कपास की बात करें जिसको अपन बोल रहे हैं टेट्राप्लॉइड है, तो इसमें बेसिक क्रोमोसोम तो वही रहेंगे 13। तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा आपका 52। तो 52 जो है नए विश्व के कपास के गुणसूत्र संख्या होते हैं, जिसमें ट्रिटिकम हिरसुटम और गोसिपियम आपका बार्बडेंस और गोसिपियम हिरसुटम इसके अंदर आता है। तो ये हो गया किसके उदाहरण? एलो पॉलीप्लॉइडी के उदाहरण जो मैंने आपको बताया, जिसमें अलग अलग जातियों से जो है एक प्रकार से नई किस्म तैयार या नई प्रजाति यहां पर तैयार की जाती है। ओटो पॉलीप्लॉइडी यानी कि यहां पर एक ही जाति का प्रयोग होता है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के गुणसूत्र काम में लेते हैं यहां पर भी, या उनका समावेश यहां पर किया जाता है, लेकिन वो प्राप्त कहां से होते हैं? एक ही जाति से प्राप्त 2 या 2 से अधिक गुणसूत्रों के जोड़े का समावेश करके इसको तैयार किया जाता है। तो ओटो पॉलीप्लॉइडी के उदाहरण कौन कौन से वो भी अपन यहां पर देख लेते हैं। तो ओटो पॉलीप्लॉइडी जिसमें एक ही जाति का समावेश यहां पर किया जाता है, तो इसके उदाहरणों में सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है दैट इज द बनाना, केला। और केला जो होता है बेसिकली आपने सुना होगा, केला जो होता है 3n होता है, अर्थात त्रिगुणित होता है। तो त्रिगुणित होता है तो केले में n इज इक्वल टू कितना होता है? 11 होता है। तो त्रिगुणित
की वजह से ये उसमें क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे 33। कितने होते हैं? 33, जो सबसे पहला उदाहरण माना गया है किसका? ओटो पॉलीप्लॉइड का, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद दूसरे उदाहरण की यहां पे बात करें तो दूसरा इसका उदाहरण आता है, दैट इज द ग्राउंड नट। कौन आता है? ग्राउंड नट, मूंगफली, जिसे पी नट, अर्थ नट, मंकी नट, मलेनिना नट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें होता है यह 4n अर्थात टेट्राप्लॉइड, और इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 40 होते हैं। उसके बाद तीसरा उदाहरण अपन यहां पे लेते हैं, और तीसरा उदाहरण आता है अपना पोटैटो, इट मींस द आलू। और आलू की बात करें तो यह भी होता है 4n, और इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं दैट इज द 48। देन चौथा उदाहरण इसके अंदर अपन लेते हैं, और चौथा उदाहरण अपने सामने आता है स्वीट पोटैटो, और स्वीट पोटैटो आइपोमे बटाटस, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वह बेसिकली होता है 6n, और 6n इज इक्वल टू इसमें होता है 90। तो ये कुछ उदाहरण है जो ओटो पॉलीप्लॉइड के अंदर आते हैं। और एलो पॉलीप्लॉइड के अंदर उदाहरण कौन कौन से आते हैं? तो उसमें आपका गेहूं और कपास प्रमुखतया से आता है, जो आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए। अब मैंने अपन गेहूं पढ़ रहे हैं आज, तो गेहूं में मैंने कहा कि ट्रिटिकम एस्टिवम जो है इसका जीनोम अलग होता है, भिन्न होता है, क्योंकि इसमें 3 जातियों का समावेश है। उसे अपन ए, बी, बी और डी के नाम से जान रहे हैं। तो यहां पर अपने को देखना है कि वो 3 जातियां कौन कौन सी है, किस प्रकार से गेहूं का उद्भव हुआ है। बेसिकली इतना डिटेल में एग्जाम में खैर नहीं आएगा, आपको बेसिकली ये पूछेंगे कि ट्रिटिकम एस्टिवम का जीनोम क्या है, ये प्रश्न मैक्सिमम आता है। तो उस केस में ए, बी, डी चला जाएगा, लेकिन आखिरकार आपको पता होना चाहिए कि ट्रिटिकम एस्टिवम कैसे आया, इसका उद्भव कैसे हुआ है। तो ट्रिटिकम एस्टिवम के उद्भव की बात करते हैं तो यहां पे मैं आपके सामने एक चार्ट लेके आया हूं। इसके अंदर आप देखिए कि इसमें ट्रिटिकम एस्टिवम का जो उद्भव हुआ है, ट्रिटिकम एस्टिवम का उद्भव, इवोल्यूशन ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि वाइल्ड जो गोड ग्रास थी दैट इज द एजिलोप्स स्प्लेटोइडस, जिसमें जीनोम कौन सा था? कैपिटल बीबी, और 2n इज इक्वल टू कितने थे? 14, क्योंकि 2n 2x कितना होगा? 14, क्योंकि बेसिक कितना होता है? 7 होता है, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो जो बी जीनोम है वह वाइल्ड गोडग्रास का जो है क्रॉस कराया गया है ए जीनोम वाले से, कैपिटल ए, और कैपिटल ए का सामान्य नाम क्या था? इनकॉर्न वीट। कौन सा वीट कहा गया? इसे इनकॉर्न वीट कहा गया है, और इनकॉर्न वीट का नाम है ट्रिटिकम उल्टाऊ, और जिसे अपन और सामान्यतया किस नाम से जानते हैं? दैट इज द ट्रिटिकम मोनोकोकम के नाम से जानते हैं। ये स्पीसीज तो आपने सुन रखी होगी। ट्रिटिकम मोनोकोकम का क्रॉस किसके मध्य में हुआ है? एगिलियोप्स स्प्लिटोइडस के मध्य हुआ है। तो यानी यहां पर बीबी और ए जीनोम के मध्य में क्रॉस हुआ है, और इससे जो हाइब्रिड मिला है, इससे जो संकर मिला है, उसमें कैसा जीनोम आ जाएगा? इसका भी जीनोम होगा, इसका भी जीनोम होगा, यानी ए भी जीनोम होता है। और इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? तो यानी कि 2n 2x इज इक्वल टू 14 ही इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं। अब इसके बाद क्या आता है कि इसमें जो पहली स्टेप हो गई, उसके बाद इसमें वाइल्ड इमरवीट, जिसे अपन हाइब्रिड के रूप में जिसमें ए बी जीनोम आया है, उसे किस नाम से जाना गया है? वाइल्ड इमरवीट जाना गया है, जिसका नाम है ट्रिटिकम टर्जिडियम सब स्पीसीज डाइकोकोइडस के नाम से जाना गया, जिसमें ए और बी जीनोम में, यानी ये जो हाइब्रिड होता है इसको इस नाम से जाना गया था। और इसमें 2n इज इक्वल टू 4x, क्योंकि यहां पर 2n या 2x इससे आया, 2x इससे आया, तो कितने हो गए? 4x हो गए, यानी कि यह टेट्राप्लॉइड हो गया। कैसा हो गया? टेट्राप्लॉइड। ये दोनों थे डिप्लॉइड थे, ये भी डिप्लॉइड था, ये भी डिप्लॉइड था, लेकिन आपस में क्रॉस किया तो ये टेट्राप्लॉइड प्राप्त हुआ, जिसका नाम है ट्रिटिकम टर्जिडियम सब स्पीसीज डाइकोइडस, और इसमें क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे 28, क्योंकि 7 इंटू 4 करेंगे तो 28 आएंगे। अब उसके बाद डोमेस्टिकेशन हुआ, यानी कि एक प्रकार से मनुष्यों ने जो सबसे पहले इसको उगाना शुरू किया, किसको? ट्रिटिकम टर्जिडियम को। और डोमेस्टिकेशन होने की वजह से एक नई प्रजाति इसकी विकसित हुई, जिसे अपन बोलते हैं ड्यूरम वीट। कौन सा वीट बोलते हैं? ड्यूरम वीट बोलते हैं। तो ट्रिटिकम टर्जिडियम का जो है डोमेस्टिकेशन हो जाने की वजह से, यानी कि मनुष्यों के द्वारा उगाए जाने की वजह से एक नए प्रकार की प्रजाति प्राप्त हुई, और जिसका नाम था ड्यूरम वीट, जिसे अपन जानते हैं ट्रिटिकम टर्जिडियम के नाम से जानते हैं। और ट्रिटिकम टर्जिडियम में इसकी सब स्पीसीज जो बन गई वह डाइकोकोइडस से कौन सी बन गई? ड्यूरम बन गई, और उसमें भी गुणसूत्र या जीनोम सेम ही था, ए बी बी, और जिसमें गुणसूत्र की संख्या टेट्राप्लॉइड होने की वजह से 28 थी। अब इस जो ड्यूरम वीट था,
यानी कि ट्रिटिकम टर्जिडियम स्पीसीज ड्यूरम था, इसका क्रॉस हुआ है किसके साथ, देखिए इसका क्रॉस हुआ तीसरे जो प्रजाति थी, और तीसरी प्रजाति थी दैट इज द वाइल्ड गोट ग्रास, दैट इज द एगिलोप्स टाउसी, एगिलोप्स टाउसी या ट्रिटिकम टाउसी भी अपन बोल सकते हैं। और इसमें जीनोम कौन सा था, कैपिटल डीडी। तो देखिए सबसे पहला जीनोम कौन सा था, सबसे पहला जीनोम था कैपिटल बीबी, देन सेकंड जीनोम कैपिटल ए, इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो कौन सा जीनोम प्राप्त हुआ, कैपिटल ए बीबी प्राप्त हुआ। अब फिर इसका क्रॉस किससे कराया गया, जीनोम डीडी से कराया गया, तीसरी प्रजाति से। तो इससे जो एक हाइब्रिड प्राप्त हुआ, इससे जो हाइब्रिड प्राप्त हुआ तो उसमें कौन कौन सा जीनोम होगा, उसमें ए भी होगा, बी भी होगा और डी भी होगा। तो यानी कि यहां पर अगर अपन देखें ये डिप्लॉइड था, ये डिप्लॉइड था, इसके बाद ये डिप्लॉइड है आपका, क्योंकि 2n = 14 होते तो डिप्लॉइड 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 3 बार डिप्लॉइड अगर अपन जोड़ते हैं, यानी कि 3 टाइम्स इंटू डिप्लॉइड, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 बार डिप्लॉइड यहां पे जुड़ गया है, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा, इट मींस द षड गुणित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, षड गुणित। तो 7 × 6 आपका कितना हो जाएगा, 42। और यहां पे जो हाइब्रिड ये प्राप्त हुआ है जिसे अपन ब्रेड वीट या ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम से जानते हैं, और जिसकी वर्तमान में खेती की जा रही, जिसकी वर्तमान में खेती की जा रही, जिसका जीनोम क्या होता है, ए बी बी डी डी, अर्थात जिसमें 2n = 6, x = 42 होते। कैसे आए जो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो वर्तमान में खेती योग्य जो गेहूं है वह प्राप्त किया गया है कौन कौन से जीनोम से, ए बी बी और डी डी। ए के रूप में कौन सा था, ट्रिटिकम अल्टाउ या ट्रिटिकम मोनोकोकम, बी के रूप में कौन सा था, एगिलोप्स स्प्लेटोइडस, और डी के रूप में कौन सा था, एगिलोप्स टाउसी या ट्रिटिकम टाउसी भी बोल सकते हैं अपन। इनके संकरण से जो है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ट्रिटिकम एस्टिवम का उद्भव हुआ। तो इतनी सारी साइकिल आपको याद नहीं रखनी, लेकिन बेसिकली ये ध्यान रखना है यहां पर आपको कि ट्रिटिकम एस्टिवम का जो है उसके अंदर जीनोम कौन सा है, तो उसके अंदर कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल डी ये जीनोम होता है। तो यानी कि 3 अलग अलग प्रकार की जातियों से जो है ट्रिटिकम एस्टिवम तैयार किया गया है। इसीलिए ट्रिटिकम एस्टिवम को अपन क्या बोल रहे हैं, इसीलिए ट्रिटिकम एस्टिवम को अपन यहां पे क्या बोल रहे हैं, 3 अलग अलग जातियों से इसको तैयार किया गया है। इसी वजह से ट्रिटिकम एस्टिवम को अपन एलो पॉलीप्लोइडी, एलो का अर्थ होता है डिफरेंट स्पीसीज। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इसके कुल की, फैमिली की बात करते हैं। तो बेसिकली आपकी जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, जितनी भी आपकी अनाज वाली फसलें हैं, उन सभी का सीरियल का कुल एक ही है आपका, और वो है आपका ग्रेमिनी कुल। कौन सा कुल है, ग्रेमिनी कुल, जिसे अपन और किस नाम से जानते हैं, पोएसी के नाम से भी जानते हैं। और इनकी आदत या हैबिट कैसी होती है, घास जैसी, तो इसे घास कुल भी कहते हैं। जैसे जिस प्रकार से घास इस प्रकार से फुटान करती है ना, वैसे ये पौधे भी फुटान करते हैं, यानी कि इनमें टिलरिंग की कैपेसिटी पाई जाती है, कल्ले फूटने की जो है कैपेसिटी इसमें पाई जाती है। लेकिन यहां पे भी अपवाद है, 2 फसलें ऐसी हैं अनाज वाली में जिसमें कल्ले नहीं फूटते हैं। 3 फसलें ऐसी है जिसमें कल्ले नहीं फूटते हैं। एक तो आपकी मक्का हो गई, एक आपकी ज्वार होगी, एक आपकी बाजरा होगी। इन तीनों फसलों में कल्ले नहीं फूटते, नॉन टिलरिंग हैबिट की होती है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। ग्रेमिनी कुल की कौन सी फसल के अंदर कल्ले नहीं फूटते अनाज वाली में, तो मक्का, ज्वार, बाजरा, याद रखना आप। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे। नेक्स्ट में आता है इसका उत्पत्ति स्थल, ओरिजिन क्या है इसका। तो वैसे अगर अपन बात करें कि फसलों की उत्पत्तियों के बारे में, सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में, वेविलोव नाम का जो वैज्ञानिक हुआ था उसने सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में बताया था, जिन्होंने ओरिजिन के प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर्स बताए थे, जो भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहां पे गेहूं की बात करें तो गेहूं का जो ओरिजिन स्थल माना गया है वह माना गया है साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। कहीं पे तुर्की भी मिलता है, लेकिन मैक्सिमम किशन जो आता है साउथ वेस्ट एशिया से ही आता है। तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान जो है वह आपका दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। और यही दक्षिणी पश्चिमी एशिया जो है आपके गेहूं के साथ साथ चने का भी उत्पत्ति स्थान माना गया है, चिकपी का भी माना गया है, जो आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे। पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो गेहूं का इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो यह स्पाइक, बाली या ईयर के नाम से जानते हैं। स्पाइक या ईयर इसे अपन बोल सकते हैं। इसके बाद जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, सीरियल क्रॉप है जो ग्रेमिनी कुल से संबंध रखती है, उसमें सभी में फ्रूट जो होता है या इसका जो फल होता है वो किस नाम से जानते हैं, कैरियोप्सिस के नाम से, कैरियोप्सिस के नाम से जानते हैं। ये भी आपके लिए कॉमन पॉइंट हो गया कि ग्रेमिनी कुल का जो फल होता है वो कैरियोप्सिस होता है। उसके बाद इसकी गेहूं की जो प्रोटीन है, ये बात अपन पहले कर चुके हैं, इसमें प्रोटीन 8 से 11% के बीच में, औसतन अपन मानेंगे 10%, और जो ग्लूटेन के नाम से जानी जाती है। उसके बाद परागण की बात करते हैं, पॉलिनेशन की बात करते हैं, तो गेहूं में कैसा परागण होता है,
स्वपरागण होता है। और वह किसकी वजह से? स्वपरागण, जिसे अंग्रेजी में अपन सेल्फ पॉलिनेटेड कहते हैं, और यह क्लिस्टोगेमी की वजह से होता है। तो ये कैसे क्या होता है, तो इसकी भी थोड़ी बात अपन यहां पे करें। तो गेहूं के अंदर अपन कह रहे हैं कि स्वपरागण होता है, और स्वपरागण किस प्रकार से होता है उसकी भी बात अपन यहां पे करें। तो यहां पे आप देखिए कि गेहूं के अंदर अपन बात कर रहे हैं, गेहूं के अंदर अपन बात करें, गेहूं कैसी फसल है? स्वपरागित, स्वपरागित, सेल्फ पॉलिनेटेड। तो स्वपरागित का बेसिकली मीनिंग क्या निकलता है? यानी खुद ही परागण कर लेना, स्वयं ही परागण कर लेना। तो ये कैसे क्या होता है बेसिकली? यहां पर अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले जैसे ये गेहूं का ए पौधा हो गया, ए पौधा हो गया, ये गेहूं का बी पौधा हो गया। अब गेहूं के केस में क्या होता है वो अपने को यहां पे समझना है। गेहूं के केस में यह होता है कि इसकी जो स्पाइक होती है, बेसिकली ये गेहूं की स्पाइक होगी, यानी इन्फ्लोरेसेंस हो गया, फूल हो गया। इसी के अंदर क्या होता है? इसी के अंदर इसका मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, नर बाग भी होता है और मादा बाग भी होता है। तो गेहूं का ए पौधा है जिसमें भी उसके फूल के अंदर ए बाग भी है और बी बाग भी है। दूसरा पौधा है उसके अंदर भी सेम वही चीज है कि मेल भी है और फीमेल भी है। अब इसके फूल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि यह हमेशा बंद रहता है। यह पुष्प जो होता है यह हमेशा हमेशा बंद रहता है, ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड, ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड। हमेशा इसका पुष्प जो रहता है वह बंद रहता है गेहूं के केस में। और हमेशा जिसका पुष्प बंद रहता है उसे अपन बोलते हैं दैट इज द क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टो का अर्थ क्या है? क्लोज्ड। क्लिस्टो का अर्थ क्या होता है? क्लोज्ड, अर्थात बंद रहना। अब जब किसी फसल का पुष्प है जिसमें नर और मादा बाग दोनों है और वह पुष्प हमेशा बंद रहेगा, तो आप बताओ इसमें से परागण बाहर निकल पाएगा क्या? पोलन ग्रेन बाहर आ पाएगा क्या? कभी नहीं आ पाएगा। इसीलिए इसी क्लिस्टोगेमी यानी कि क्लिस्टोगेमी यानी कि पुष्प का हमेशा बंद रहना, और इसी क्लिस्टोगेमी की वजह से गेहूं जो होता है वो एक ही पौधा अपने एक ही पौधे के अंदर जो मादा बाग है उसके साथ परागण कर लेता है। उसे अपन स्वपरागण के नाम से जानते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, और यह गेहूं के अंदर पाया जाता है, जो बेसिकली आपको पता होना चाहिए। और स्वपरागण की परिभाषा में भी अगर अपन देखें तो उसमें कहा जाता है कि लेस देन 5% पौधों के अंदर क्या पाया जाता हो? पर परागण, अर्थात क्रॉस पोलिनेशन। देखो ऐसा होने के बावजूद भी कई बार क्या होता है, कुछ केसेस में, कहीं कहीं केसेस में, किसी किसी वेराइटीज के अंदर कुछ पुष्प जो होते हैं वह ओपन हो सकते हैं और उसमें से परागकण निकल के किसी दूसरे पौधे पर जा सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अगर 100 पौधे हैं तो उसमें से 5 से कम पौधों में ही ऐसा देखने को मिलेगा। मैक्सिमम पौधों में क्या होगा, वह आपस में परागण कर लेते हैं, इसीलिए उसे स्वपरागित फसल के रूप में जानते हैं। अब गेहूं के केस में इसका बीज जो उत्पादन करते हैं, क्या उत्पादन करते हैं? बीज उत्पादन जो करते हैं, सीड प्रोडक्शन जो करते हैं, तो बीज उत्पादन में भी 4 स्टेज हर फसल के अंदर काम में लेते हैं भारत के अंदर। सबसे पहला मूल केंद्रक बीज आता है, यानी आपका न्यूक्लियस सीड आता है। उसके बाद प्रजनक बीज आता है, ब्रीडर सीड आता है, और उसके बाद आता है आपका आधार बीज, जिसे बोलते हैं फाउंडेशन सीड। कौन सा सीड बोलते हैं? आधार बीज, अर्थात फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड। और फाउंडेशन सीड से तैयार करते हैं अपन प्रमाणित बीज यानी कि सर्टिफाइड सीड। तो इसके केस में जो आधार और प्रमाणित बीज जो तैयार किया जाता है, और प्रमाणित जो होता है यह किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है आखिरी में, और यह एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन या स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार होता है। तो आधार बीज और प्रमाणित बीज तैयार करने के लिए यहां पर एक शब्द आता है आइसोलेशन डिस्टेंस। ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं। पृथक्करण दूरी जो अपन बीज वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर ये बात करते हैं, यानी कि गेहूं का जो एक खेत है जहां पर आप एक किस्म का बीज उत्पादन ले रहे हो, तो उसका दूसरी किस्म का जो खेत है वह कितनी दूरी पर होना चाहिए, उसे पृथक्करण दूरी कहते हैं। और गेहूं की फसल आपकी कैसी है? स्वपरागित फसल है, इसलिए इसमें आधार बीज के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस 3 मीटर रखते हैं और प्रमाणित के लिए भी कितनी रखते हैं? 3 मीटर ही रखते हैं, जो भी आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे। अपन बात कर रहे थे ट्रिटिकम एस्टिवम की, और ट्रिटिकम एस्टिवम में परागण कैसा होता है वो बात अपन ने की। तो ट्रिटिकम एस्टिवम में जो परागण होता है वो स्वपरागण होता है, क्लिस्टोगेमी होती है, क्योंकि फूल जो होता है सदैव बंद रहता है। उसके बाद ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वह आपका गेहूं जो है C3 पादप की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? C3 पादप की श्रेणी में आता है। तो बेसिकली इसकी भी अपन बात करते हैं।
जब अपन प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर अलग अलग प्रकार के पौधों की बात की जाती है, और जिसमें आपका C3, C4 और केम पौधे अपन पढ़ते हैं। तो बेसिकली अपने एग्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रकार के पौधे अपने कोर्स के अंदर आते हैं इसमें, दैट इज द C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है एग्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अपन यहां पे बात करते हैं। तो बेसिकली C3 प्लांट, तो C3 प्लांट को याद रखने का सीधा सा तरीका यही है कि जिनकी ऊंचाई जो हो यानी कि जो हाइट जो हो वह अगर कम है, हाइट अगर कम है तो वह C3 पौधों में जाएंगे। बेसिक एक आप आइडिया ले सकते हो। और C4 जिनकी ऊंचाई जो है, हाइट जो है वह ज्यादा है तो वो आपके C4 के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण भी लिखता हूं, जैसे एग्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन यहाँ पे देखें तो जैसे बेसिकली C3 के अंदर आपका गेहूं आ गया, जौ आ गया, चावल आ गया, देन आपका सोयाबीन आ गया, देन आपका मूंगफली आ गया, ये सारे आपके C3 के अंदर आएंगे। लेकिन जिनकी हाइट ज्यादा होती है, तो हाइट ज्यादा किस किस की होती है, जैसे मक्का, मेज, ज्वार, सोरगम, बाजरा, पर्ल मिलेट, देन गन्ना, सुगर केन, देन द नेपियर घास। तो ये मुख्यतया अगर अपन बात करें कि आपको C4 के अगर उदाहरण ध्यान है, एग्रोनॉमी में बात कर रहे हैं अपन, और एग्रोनॉमी में अगर ये फसलें आपको पता है कौन कौन सी फसलें, नंबर फर्स्ट मक्का, नंबर सेकंड ज्वार, नंबर थर्ड बाजरा, नंबर फोर्थ गन्ना और नंबर फिफ्थ नेपियर घास, ये 5 उदाहरण अगर आपको ध्यान है तो ये 5 उदाहरण C4 में जाएंगे। उसके बाद रिमेनिंग जितने भी उदाहरण बचे हैं वे सारे C3 के अंदर कर देना, एग्रोनॉमी की फसलों के अंदर आपका सही आंसर यहां पे हो जाएगा। इसके बाद यहां पे ये भी पूछते कई बार प्रश्न कि C3 पौधों में पहला जो स्थायी उत्पाद बनता है, यानी स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है, स्टेबल जो प्रोडक्ट जो सबसे पहला बनता है वह कौन सा बनता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो C3 पौधों में सबसे पहला जो स्थायी उत्पाद बनता है वह PGA यानी फोस्फोग्लिसरिक एसिड। और इसे C3 क्यों बोला है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन युक्त होता है। कैसा होता है यह 3 कार्बन युक्त उत्पाद होता है। तो पहला स्थायी उत्पाद C3 में 3 कार्बन युक्त होता है जो PGA के नाम से, फोस्फोग्लिसरिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर आपको पूछ ले कि गेहूं में जो है पहला स्थायी उत्पाद कौन सा बनता है तो वह PGA बनता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए, सारे C3 में यही होगा। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि भाई C4 पौधों के अंदर पहला स्थायी उत्पाद कौन सा बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट पहला कौन सा बनता है C4 के अंदर, तो वह C4 आ रहा है, यानी 4 कार्बन वाला होगा। वो 4 कार्बन वाला उत्पाद इसमें कौन सा होता है, वो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कौन सा होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, जो भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो PGA किसमें बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किसमें बनता है, ये भी आपको यहां पे पता होना चाहिए, जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जो हर फसल के अंदर लागू होंगे। ये सारी C3 क्या होता है, C4 क्या होता है, ये बात अपन ने यहां पे कर ली। उसके बाद गेहूं जो होता है वह एक बीजपत्री पादप पे मोनोकोट और डाइकोट 2 प्रकार से विभक्त करते हैं, यानी जिसके बीज को 2 समान भागों में विभक्त किया जा सकता है तो वह डाइकोट के अंदर जाएगा, और जिसके बीज को 2 समान भागों में विभक्त नहीं कर सकते तो वह मोनोकोट में जाएगा। यह अपन कहे कि जिसके बीज में एक ही कोटाइलिडोन हो या एक ही बीजपत्र हो वह एक बीजपत्री है, और जिसके बीज में 2 बीजपत्र हो, 2 कोटाइलिडोन हो वह द्विबीजपत्री है। तो अपनी अनाज वाली जितनी भी फसलें हैं वे आपकी सारी की सारी एक बीजपत्री आपके मोनोकोट के अंदर जाएगी, लेकिन आपकी जो दलहनी फसलें हैं, पल्सेस जो हैं, वे आपके डाइकोट के अंदर जाती है, द्विबीजपत्री के अंदर जाती है, जो भी आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। उसके बाद गेहूं जो होता है वो क्वालिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट है, LDP है। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो LDP, और अगर अपन बात करें तो जैसे आपने यहां पर बेसिक जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है, दैट इज द फोटोपीरियोडिज्म। कौन सा शब्द आता है, फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म हिंदी में बोलते हैं इसे दीप्ति कालिता। तो फोटोपीरियोडिज्म जो शब्द है ये, इसके बारे में जो ये अवधारणा जो दी गई है वो 2 साइंटिस्ट थे यहां पर, गार्डनर एवं एलार्ड ने दी थी। इस फोटोपीरियोडिज्म का अर्थ है कि पौधों में जब पुष्पन हो रहा होता है, फ्लोरिंग जो हो रही होती है, उस समय प्रकाश की अवधि दिन की कितनी होनी चाहिए। इट मींस द लाइट ड्यूरेशन ड्यूरिंग द फ्लोरिंग के दौरान कितनी लाइट होनी चाहिए, यानी कि प्रकाश की अवधि कितनी होनी चाहिए, उसी को दीप्ति कालिता कहा गया है। तो दीप्ति कालिता का मीनिंग यहां पर क्या निकलता है कि पुष्पन के समय
प्रकाश की अवधि ही दीप्तिकालिता कहलाती है। और इसके आधार पर पौधों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। इसके आधार पर पौधों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला आता है दैट इज द शॉर्ट डे प्लांट अर्थात लघु दिवस प्रभावी पौधे। दूसरा आता है लॉन्ग डे प्लांट दीर्घ दिवस प्रभावी पौधे। और तीसरा आता है आपका इंटरमीडिएट डे प्लांट अर्थात मध्यवर्ती दिवस प्रभावी पौधे। और चौथा आता है डे न्यूट्रल प्लांट अर्थात दिवस निष्प्रभावी पौधे। तो इसके अंदर क्या क्या है बेसिकली, वैसे अपन जनरल के अंदर पढ़ते हैं शॉर्ट डे प्लांट अर्थात जिन्हें पुष्पन के समय लेस देन 12 घंटे से कम अगर प्रकाश की अवधि चाहिए पुष्पन के समय तो उसे अपन शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। लॉन्ग डे प्लांट अर्थात जिन्हें पुष्पन के लिए मोर देन द 12 आवर्स 12 घंटे से अधिक अगर प्रकाश चाहिए तो उसे अपन लॉन्ग डे प्लांट कहेंगे। इंटरमीडिएट डे प्लांट अर्थात वे पौधे जिन्हें पुष्पन के समय 12-13 घंटे प्रकाश चाहिए ना तो कम और ना ज्यादा तो वो इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती में जाते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट अर्थात जिसमें पुष्पन के समय कितने ही घंटे प्रकाश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकाश कम रहो ज्यादा रहो उस पौधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके बीज उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसे दिवस निष्प्रभावी पौधों के नाम से जानते हैं। तो इसके उदाहरणों की बात करते हैं तो आपको यहां पर यह ध्यान होना चाहिए कि ज्यादातर जो खरीफ फसलें होती है, ज्यादातर जो खरीफ फसलें होती है, खरीफ जो क्रॉप्स होती है वह आपकी शॉर्ट डे प्लांट की श्रेणी में जाती है। किसमें जाती है? खरीफ जो फसलें होती है वो शॉर्ट डे में जाती है, क्योंकि खरीफ के अंदर जब पुष्पन हो रहा होता है तब उसमें दिन जो होता है वह आपका कैसा होता है? छोटा होता है। एक प्रकार से प्रकाश की अवधि कम होती है 12 घंटे से कम, तो खरीफ फसलें ज्यादातर आपके एसडीबी के अंदर जाएगी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लॉन्ग डे के अंदर जो आपकी रबी फसलें ज्यादातर रबी क्रॉप जो होती है वह आपकी लॉन्ग डे के अंदर जाएगी, क्योंकि इसमें अगर जब पुष्पन हो रहा होगा, बेसिकली खरीफ की बात करें तो इसमें पुष्पन की प्रक्रिया कब होगी? सितंबर के आसपास होगी। उसके बाद रबी की बात करते हैं, इसमें पुष्पन की प्रक्रिया कब होगी? फरवरी मार्च के अंदर होगी। तो सितंबर और फरवरी मार्च को कंपैरिजन करेंगे तो प्रकाश की अवधि दिन में कब ज्यादा रहेगी? वह आपके फरवरी मार्च में ज्यादा रहेगी। तो इसलिए आपकी रबी फसलें ज्यादातर कौन सी होती है? लॉन्ग डे प्लांट होती है। इसलिए गेहूं किस में जा रहा है? लॉन्ग डे प्लांट में जा रहा है। इसके अलावा मक्का की बात करते हैं, चावल की बात करते हैं, वह आपके खरीफ की है तो उसमें प्रकाश की अवधि कम रहती है सितंबर माह के अंदर, तो उस केस में उसको शॉर्ट डे प्लांट के अंदर रखा जाता है। उसके बाद इंटरमीडिएट डे प्लांट के अंदर एक ही उदाहरण आता है और वो आता है गन्ना, सुगरकेन, जो आपको ध्यान होना चाहिए, जो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। दिवस निष्प्रभावी जिनमें अपन कभी भी कोई सी भी ऋतु में उस फसल को लगाते हैं उसके पौधे के विकास और वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस प्रकाश की अवधि का। तो जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण माना गया है सूरजमुखी। कौन सा है? सूरजमुखी। इसको तीनों ऋतुओं के अंदर आसानी से अपन ले सकते हैं। सनफ्लावर। उसके बाद टमाटर, टोमेटो पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, ये भी दिवस निष्प्रभावी में आता है। तो ये कुछ उदाहरण है जो आपको ध्यान रखना है। अपन गेहूं की बात करें और गेहूं आपका लॉन्ग डे प्लांट में कहा गया है क्योंकि ये रबी की फसल है और रबी की फसल को जो है पुष्पन के समय प्रकाश की अवधि ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए उसको एलडीपी के अंदर अपन लेते हैं। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे। अपन यहाँ पे बात कर चुके हैं एसडीपी क्या है, एलडीपी क्या है, आईडीपी क्या है। उसके बाद बात करते हैं अपन अगुणित गुणसूत्र। तो वैसे अगुणित गुणसूत्र ये थोड़ा यहां पे बात करते हैं। अगुणित को इंग्लिश में बोलते हैं अपन हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं। हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। तो हैप्लॉइड जो अगुणित हो, तो ट्रिटिकम एस्टिवम की बात करें उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने? 42। तो 42 का हैप्लॉइड कितना होगा? आधा। तो आधा कितना होता है? 21। तो यानी कि गुणसूत्रों के जोड़े अगर कहे जाएंगे, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, गेहूं में कितने होंगे? वह भी 21 होंगे। हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? वह भी 21 होंगे ट्रिटिकम एस्टिवम के अंदर, ध्यान रखना। लेकिन गेहूं के अंदर आपको पूछ ले कि आधार गुणसूत्र, क्या पूछ ले? आधार गुणसूत्र या बेसिक क्रोमोसोम नंबर, तो वो होते हैं 7, जो आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए। अब इसके बाद किसी भी फसल के भ्रूणपोष के अंदर, किसके अंदर? भ्रूणपोष के अंदर आपको पूछ ले क्रोमोसोम नंबर, तो भ्रूणपोष सदैव जो होता है किसी भी क्रॉप का कैसा होता है? 3n होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं गेहूं में भ्रूणपोष 3n होता है, हर फसल में भ्रूणपोष में गुणसूत्र 3n होते हैं, यानी त्रिगुणित होते हैं वहां पर। तो यानी कि गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर अपन जो कह रहे हैं क्रोमोसोम 42 होते हैं, तो उस केस में उसका 3n निकालेंगे तो वह कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। उसके बाद गेहूं को अपन अनाजों का राजा कहते हैं और अनाजों की रानी किसे कहा गया है? अपन ने मक्का को कहा है, जो अपन ने देख लिया है। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे और नेक्स्ट वन जो अपने सामने आता है। इतनी सारी चीजें अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर ली, जो बेसिक से पॉइंट्स हैं वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए, जो कई बार एग्जाम में अपने से पूछ ली जाते हैं। अब गेहूं के केस में अपन आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट वन आता है कि गेहूं का परीक्षण बार, इट मींस द टेस्ट वेट। क्या होता है? टेस्ट वेट।
अब परीक्षण बार और बीज सूचकांक दो शब्द आते हैं। परीक्षण बार से तात्पर्य होता है 1000 बीजों का बार। 1000 बीजों का बार, 1000 बीजों का बार बेसिकली यहां पे अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो आता है वह आता है बीज सूचकांक। बीज सूचकांक अर्थात सीड इंडेक्स, और दूसरा शब्द आता है परीक्षण बार। परीक्षण बार अर्थात टेस्ट वेट किन्हीं कहते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर अपन यहां पे देखें तो जो आपका बीज सूचकांक होता है उसका तात्पर्य होता है 100 बीजों का बार। 100 बीजों का बार, वेट ऑफ 100 सीड इज नॉन एज द सीड इंडेक्स। लेकिन अगर यही बात करें कि 1000 बीजों का बार, 1000 बीजों का बार, वेट ऑफ 1000 सीड इज नॉन एज द टेस्ट वेट। अब बेसिकली ये दोनों शब्द कहां काम में लिए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो बीज सूचकांक होता है वह उस केस में लगते हैं जब बीज का आकार जो है, बीज का जो आकार है वह आपका बड़ा होता है। सीड की जो साइज होती है, सीड साइज जो होती है वह अगर लार्ज है तो उस केस में अपन बीज सूचकांक शब्द काम में लेते हैं। जैसे मक्का हो गया, मूंगफली हो गई, चना हो गया। लेकिन जब परीक्षण बार की बात करते हैं तो बीज का जो आकार है वह अगर छोटा होता है यानी स्मॉल ग्रेन्स होती है, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, तो उस केस में अपन परीक्षण बार शब्द को काम में लेते हैं। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब अपन यहां पे बात कर रहे हैं कि गेहूं का 1000 बीजों का बार कितना होता है, 40 ग्राम होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। लेकिन गेहूं में उसी के समकक्ष एक ऐसा पौधा उगता है जिसे अपन खरपतवार कहते हैं, और उसका नकलची खरपतवार के रूप में अपन जानते हैं, जिसे गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा या गेहूंसा भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कैनेरी घास कहते हैं, और जिसका वैज्ञानिक नाम फेलेरिस माइनर होता है। और उसका जो परीक्षण बार होता है वह बहुत ही कम होता है, और वह कितना होता है, 2 ग्राम ही होता है। यह भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद गेहूं का कटाई गुणांक, हार्वेस्ट इंडेक्स की बात करते हैं। वैसे लास्ट में अपन बात करेंगे ये हार्वेस्ट इंडेक्स कैसे आता है। तो गेहूं का जो कटाई गुणांक होता है वह 40 से 45% होता है। इसमें आर्थिक उपज और जैविक उपज मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, इसको अपन लास्ट में अपन निकालने का काम भी करेंगे, आपको बताएंगे कैसे आया ये। गेहूं में सेलिंग परसेंट की बात करें, छीलन की बात करें तो यह 60% माना गया है। उसके बाद बात करते हैं गेहूं में बोनेपन का जीन कौन सा होता है, नॉरिन 10, जो आपके नॉर्मली बोरलोग ने सबसे पहले आइसोलेट किया था, जिन्हें अपन विश्व में हरित क्रांति के जनक कहते हैं। उसके बाद बोनेपन का जीन जो भारत में काम में लिया गया वह RST1 और RST2 है। बेसिकली कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आ जाता है यहां पर कि हरित क्रांति, जिसके बारे में अपन जनरल एग्रोनॉमी के अंदर अपन पढ़ चुके हैं, जनरल अपनी एग्रीकल्चर है उसके अंदर हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द जो दिया है वह विलियम एस गोड ने दिया है। और ग्रीन रिवोल्यूशन बेसिकली 2 फसलों से संबंधित है, पहला है गेहूं और दूसरा है आपका चावल। गेहूं और चावल, व्हीट और राइस से संबंधित है। और इसमें बेसिकली क्या किया गया है, जब हरित क्रांति नहीं आई है उससे पहले गेहूं और चावल जो उगाए जाते थे विश्व और भारत के अंदर, उनकी ऊंचाई या हाइट अधिक हुआ करती थी। तो इसमें इसका किया गया है बोनेपन के जीन जो है काम में लिए गए, ड्वार्फिंग जीन काम में लिए गए। गेहूं के केस में बात करें तो गेहूं के केस में जो बोनेपन का जीन काम में लिया गया वह आपका कौन सा था, तो गेहूं के केस में लिया गया विश्व के अंदर नॉरिन 10 सर्वाधिक काम में लिया गया, जिसे नॉर्मन बोरलॉग ने पृथक्करण किया था। और नॉर्मन बोरलॉग को अपन ने गेहूं का विश्व के अंदर हरित क्रांति का जनक भी अपन कहते हैं। उसके लिए उनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी 1970 के अंदर दिया गया था। ठीक इसी प्रकार से गेहूं का ये विश्व स्तर पर हो गया। लेकिन भारत के अंदर जो है गेहूं के बोनेपन के जीन RST2 रिड्यूस्ड हाइट 2 का प्रयोग जो है, इसका पृथक्करण जो है MS स्वामीनाथन, मोहनकोम्बू संभाशिवम स्वामीनाथन के द्वारा किया गया, जिन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं, और जिनको भारत में वर्ष 2004 के अंदर जो है किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी नामित किया गया था। और अभी हाल ही में इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया मरणोपरांत, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये जो है गेहूं के बोनेपन के जीनों के बारे में हो गया। इसी प्रकार से चावल के केस में जो बोनेपन का जीन जो काम में लिया गया वह डीजी हुजेन का नाम जो जीन है वह काम में लिया गया था। और भारत में जो ये हरित क्रांति आई है 1966-67 के अंदर आई है, और उसके दौरान एक योजना चला करती थी भारत के अंदर HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, यानी उच्च उपज किस्म वितरण प्रोग्राम जो चला था। उसकी एक सबसे बड़ी देन है, इसके अंदर जो है जो बोनी किस्में हैं वह किसानों को वितरित की गई थी, और भारत के अंदर हरित क्रांति उस समय देखी गई थी, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इस हरित क्रांति के लिए जो है भारत रत्न पुरस्कार मिला है वह C सुब्रमण्यम को दिया गया था। यह भी आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए। अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं इसमें आगे, और नेक्स्ट वन जो आता है आपके सामने
यहाँ पे जो अपन बात करते हैं उसके बाद आता है गेहूं में बोनेपन का अगर कारक या एजेंट पूछ ले आपको तो वो कौन सा जाएगा, साइकोसेल जाएगा। जीन पूछ ले आपका तो नोरिन 10 और RST1 और RST2 जाएगा। लेकिन अगर नोरिन 8 और 18 किस्म पूछ ले तो वो चावल की होती है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। दानों की कठोरता, गेहूं के दानों की कठोरता को मापने के लिए, उसकी हार्डनिंग को देखने के लिए पियरलिंग इंडेक्स को काम में लेते हैं। तो पियरलिंग इंडेक्स से मानते हैं अगर हायर अगर पियरलिंग इंडेक्स है तो उस केस में दाने जो होते हैं कम कठोर यानी कि सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद गेहूं में चपाती की गुणवत्ता जो होती है वो ग्लूटीन एक प्रकार की जो प्रोटीन है उस पर डिपेंड करती है कि चपाती कैसी बनेगी। और ग्लूटीन जो होती है वो ग्लूटेनिन व ग्लाइएडिनिन का कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व की प्रमुख खाद्य फसल ही किसे कहते हैं, गेहूं को कहते हैं। और भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, चावल है, जो अपन प्रीवियस स्लाइड के अंदर बात कर चुके हैं। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन जो अपने सामने आता है वो आता है आपका गेहूं में मल्टी लाइन बैक क्रॉस विधि जो है काम में ली जा रही है। मल्टी लाइन बैक क्रॉस विधि जो है गेहूं के अंदर काम में ली जा रही है। इसके अलावा गेहूं व सरसों का अंतरा सेक्शन भी करते हैं 9:1 में, यानी 9 कतार गेहूं की लगाते हैं और 1 कतार सरसों की लगाई जाती है, जो भी आपको पता होना चाहिए। सर्वप्रथम बोई गई अनाज वाली फसल कौन सी थी, यह भी कई बार फर्स्टली डोमेस्टिकेटेड सीरियल क्रॉप्स। अगर अपन इतिहास की बात करते तो सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट हुई थी सीरियल वह था आपका व्हीट एंड बार्ले। ये आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए, जो भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं ड्यूरम एवं सूजी के आटे के पीलापन का जो कारण होता है। ड्यूरम गेहूं जो होता है और सूजी जो होती है वो पीली पीली सी दिखाई देती है, तो उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है ल्यूटीन। तो ल्यूटीन नाम का वर्णक होता है जो एक प्रकार का कैरोटीनॉइड है, उसकी वजह से उसमें पीलापन होता है। गेहूं के दाने के मध्य में आड़ी टेढ़ी लाइनें होती है, ये आपने देखा होगा सेंट्रल जिगजैग लाइनें होती है और जिसे अपन रेचिस कहते हैं, रेचिस के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गेहूं का जो औसत जो राष्ट्रीय उपज मानी गई है, एवरेज नेशनल यील्ड जो मानते हैं, एवरेज नेशनल यील्ड। वैसे इसकी जो यील्ड पोटेंशियल रहे वो 50 क्विंटल के आसपास है, लेकिन अपने भारत की जो राष्ट्रीय उपज इसकी मानी गई है वो 22 क्विंटल पर हेक्टेयर मानी गई है। उसके बाद IIWBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द व्हीट एंड बार्ले रिसर्च कहां पर है, यह करनाल हरियाणा के अंदर है, जिसकी स्थापना 1978 के अंदर की गई है। उसके बाद सीमेट जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, सीमेट के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, जो मैक्सिको के अंदर है, जिसकी स्थापना 1966 के अंदर हुई है, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए, जो गेहूं और मक्का पर अपना कार्य कर रहा है। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे और नेक्स्ट वन जो आपके सामने आता है वह आता है काला गेहूं, ब्लैक व्हीट। तो ये काला गेहूं कैसा होता है, काला, जैसा इसका नाम है, काले रंग का होता है। और जो नॉर्मली जो अपना गेहूं होता है उससे बहुत ज्यादा पौष्टिक गेहूं यह माना गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये बेसिकली इस प्रकार से काला सा आपको दिखाई देता है, इसकी बालियां भी काली होती है, बहुत ज्यादा पौष्टिक यह माना गया है। तो इसे किसने विकसित किया है, तो इस काले गेहूं को जो विकसित किया गया है वह नाबी, कौन है, नाबी। तो इसकी नाबी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो मोहाली के अंदर है। कहां पर है, मोहाली के अंदर है, उसके द्वारा यह विकसित किया गया है। और नाबी द्वारा 7 साल तक अनुसंधान के बाद काले गेहूं का पेटेंट भी करवा लिया गया अपने देश के अंदर, जो आपको ध्यान होना चाहिए। मोहाली के अंदर नाबी नाम का जो संस्थान है, मोहाली कहां पर है, गुजरात के अंदर है ना। तो उसके अंदर जो एक नाबी नाम का जो संस्थान है उसमें जो है इसका पेटेंट कराया है। नाबी NBI ने इस गेहूं को नाबी MG के नाम से भी जाना गया है। तो कई बार पूछ लेते हैं नाबी MG कौन है, तो नाबी MG जो है वो आपका एक प्रकार का काला गेहूं बोला गया है। काले गेहूं में एंथोसाइनिन वर्णक होता है और इसी एंथोसाइनिन वर्णक की वजह से उसका रंग कैसा होता है, काला। तो इस कौन से रंग की वजह से उसका जो है कालापन होता है, तो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, जो 100 से 200 ppm के आसपास पाया जाता है। आयरन जो होता है वह सामान्य गेहूं से 60% अधिक और प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना गया है। आयरन भी अधिक होता है, प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होती है। इसमें फाइबर यानी कि रेशा पाया जाता है, सबसे बड़ी बात, और जिसके कारण इसे कैंसर और डायबिटीज के रोगियों के लिए अच्छा माना गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ने काले गेहूं को मरु गेहूं की संज्ञा दी है। मरु गेहूं यानी कम पानी वाले क्षेत्रों के अंदर इसको आसानी से लिया जा सकता है, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए, जिसका भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे। नेक्स्ट आता है ट्रिटिकेल, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यह पहला ऐसी फसल है जिसको मनुष्य ने अपने स्वयं ने मनुष्य ने विकसित की है। यानी बाकी क्या होता है, गेहूं है तो गेहूं के दो पौधे आपस में क्या होंगे, परागण होगा या सेम पौधे में परागण होगा, एक नया पौधा विकसित हो जाएगा। लेकिन ट्रिटिकेल के अंदर जो है मानव ने दो अलग अलग फसलों के बीच में क्रॉस करवाया और फिर एक तीसरी फसल प्राप्त कर ली। और ये इसी वजह से इसको कह रहे कि पहला मानव निर्मित खाद्यान्न, फर्स्ट मैन मेड फूड ग्रेन, फर्स्ट मैन मेड सीरियल भी आप बोल सकते हो या फिर आप फूड ग्रेन भी बोल सकते हो। तो पहला मैन मेड जो फूड ग्रेन या सीरियल है वह आपका ट्रिटिकेल है। और इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि जो रिम्पू नाम के जो साइंटिस्ट थे, कौन थे, रिम्पू नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि बेसिकली गेहूं लिया और राई लिया, गेहूं और राई लिया, दो अलग अलग फसल हैं। तो गेहूं जिसे एज अ फीमेल पेरेंट के रूप में, राई जिसे एज अ मेल पेरेंट के रूप में काम में लिया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया और एक तीसरे प्रकार का जो F1 या संकर जो प्राप्त हुआ, हाइब्रिड जो प्राप्त हुआ, उसे बोला गया ट्रिटिकेल, क्योंकि उसमें गेहूं और राई के दोनों के लक्षण थे। तो एक प्रकार से अपन कहे कि ये रिम्पू ने कृत्रिम रूप से ऐसा परागण करवाया था और एक मानव निर्मित खाद्यान्न ट्रिटिकेल प्राप्त की थी। ये इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो एक प्रकार से कहें कि यह जो क्रॉस है वह गेहूं, दैट इज द ट्रिटिकम टर्जिडियम, ट्रिटिकम की कौन सी प्रजाति है, टर्जिडियम, और राई जिसे सिकेल सीरियल के नाम से जाना गया है, इसके बीच में क्रॉस करवाया गया था। यह रिम्पू द्वारा विकसित हुआ है 1890 के अंदर। ट्रिटिकेल जो होता है वह एलो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉली, देखो एलो का अर्थ क्या होता है, डिफरेंट, तो यानी कि अलग अलग प्रकार की प्रजाति यहां पर काम में ली गई है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद ट्रिटिकेल जो होता है प्राय परपरागित होता है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, ऑफन क्रॉस, जबकि गेहूं कैसा होता है, सेल्फ होता है, इसमें ओफन होता है। ओफन का अर्थ होता है इसमें 5 से 25% पौधों में क्या होता है, पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है, इसलिए इसे ओफन क्रॉस के केस में रखा गया है। इसके बाद इसकी पहली जो किस्म आई है वह DT46 आई है, और एक नई किस्म जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से निकली है वो है T1419, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे, और नेक्स्ट वन जो आपके सामने यहां पर आता है इस गेहूं के केस में, वह आता है आपका आभासी गेहूं। देखो काला गेहूं अपन ने पढ़ लिया, ट्रिटिकेल अपन ने पढ़ लिया, आप बात करेंगे आभासी गेहूं। आभासी यानी कि जो पूर्ण विकसित नहीं होता हो या मुख्य गेहूं से अलग प्रकार के लक्षण जो रखता हो, उसे आभासी कहेंगे, जिसे सूडो या बकव्हीट भी कहते हैं। तो कई बार पूछ ले भाई बक गेहूं कौन सा है, तो बक गेहूं आभासी को ही बोला गया है। बकव्हीट इसका नाम होता है फेगोपाइरम एस्कुलेंटम, ये इसका पौधा भी ऐसा होता है, इसमें पुष्पन इस प्रकार से होता है, किसमें, आभासी गेहूं के अंदर। अब यहां पे इसका नाम अलग है तो इसका कुल भी अलग है, पोलिगोनेसी, 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 ये भी ध्यान रखना है, ग्रेमिनी में नहीं आता है। और इसके बाद इसके बुआई का समय भी अलग है, जून जुलाई, क्योंकि नॉर्मल जो गेहूं होता है उसे अपन सर्दियों में बोते हैं, है ना, अक्टूबर नवंबर के अंदर बोते हैं, लेकिन इसको जो है आप जून जुलाई में बोते हो। इसका पुष्पक्रम जो होता है वह एकिन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसकी एक किस्म है जिसका नाम है टोक्यो। इसके बाद इसकी पत्ती और फूल में एक इलेक्ट्रोलाइड होता है जिसे रूटीन के नाम से जानते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान नहीं रखनी। आपको बेसिकली इसके केस में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक तो इसका वानस्पतिक नाम और इसके कुल से प्रश्न मैक्सिमम पूछा जाता है, जो आपको यहां पर ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे, और नेक्स्ट वन जो आता है वो आता है कि गेहूं में कितने प्रकार का गेहूं होता है, और वो भी गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर, गुणसूत्रों की संख्या बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के नंबर के आधार पर गुणसूत्रों को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो गुणसूत्रों की संख्या की अगर अपन बात करें तो जैसा कि अपन ने कहा है कि गेहूं के अंदर जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं, बेसिक क्रोमोसोम नंबर आधारभूत गुणसूत्र होते हैं, यानी n इक्वल टू होते हैं 7, कितने होते हैं, 7 होते हैं। उसके अंदर ही मल्टीप्लीकेशन करके अलग अलग प्रकार का गेहूं विकसित किया गया है या उपलब्ध है। तो सबसे पहले आता है द्विगुणित, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड यानी होता है 2, तो 7 इंटू 2, 7 इंटू 2, तो यानी इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 14, कितने होंगे, 14, 14। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ट्रिटिकम मोनोकोकम, और जिसमें अपन ने पढ़ा सबसे पहले ए जीनोम इसके अंदर होता है, जो ट्रिटिकम एस्टिमम को विकसित करने के लिए भी काम में लिया गया है। और यह भारत के अंदर बहुत ही कम क्षेत्र, 1% क्षेत्रफल के अंदर उगाया जाता है। उसके बाद जिसके अंदर जो है चतुर्थ गुणित यानी कि टेट्राप्लॉइड यानी कि 4, तो 7 इंटू 4 कितने होंगे, 28। तो जिसमें क्रोमोसोम जो है बेसिक क्रोमोसोम 4 गुना हो,
तो वो उससे चतुर्थ गुणित कहा गया है, टेट्राप्लॉइड कहा गया है। और इसमें दो प्रकार का गेहूं आता है और दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला आता है आपके सामने, दैट इज द ट्रिटिकम डाइकोकम। और ट्रिटिकम डाइकोकम का सामान्य नाम क्या है? इमर गेहूं, और जिसे दक्षिणी भारत में उपमा बनाने के लिए उगाते हैं। उपमा एक प्रकार की डिश है जो दक्षिणी भारत में, साउथ इंडिया के अंदर जो है बनाने के लिए काम में लेते हैं। दूसरा आता है इसमें ट्रिटिकम ड्यूरम, और इसका सामान्य नाम क्या है? मैक्रोनी व्हीट के नाम से जानते हैं, जिसे सूजी सेमिया मध्य व दक्षिणी भारत में उगाते हैं। 12% क्षेत्रफल, यानी कि सेकंड इंपॉर्टेंट जो व्हीट होता है, भारत का दूसरा महत्वपूर्ण गेहूं की प्रजाति या जाति जो भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है, तो वह आपका मैक्रोनी गेहूं है या ड्यूरम गेहूं है। क्योंकि सबसे ज्यादा कौन सा उगाते हैं अपन? ट्रिटिकम एस्टिवम उगाते हैं। और तीसरी श्रेणी आती है गुणसूत्र के आधार पर 60 गुणित हेक्साप्लॉइड, और हेक्सा का अर्थ होता है 6, तो 7 into 6 कितना हो जाएगा? 42। तो इसमें 42 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसे सामान्य मैक्सिकन या ब्रेड गेहूं कहते हैं। और भारत में इसे लगभग 87% में, देखो पहले स्थान पे भारत में कौन सा उगाते हैं सबसे ज्यादा? ट्रिटिकम एस्टिवम जो 60 गुणित है। दूसरे स्थान पर 12% में कौन सा उगाते हैं अपन? दैट इज जो चतुर्थ गुणित है, टेट्राप्लॉइड है, ट्रिटिकम ड्यूरम मैक्रोनी गेहूं, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा 60 गुणित में और भी आता है ट्रिटिकम एस्पेरोकोकम, जिसे भारतीय या बोना गेहूं के नाम से भी जानते हैं। तो यह वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया? गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर। बेसिक क्रोमोसोम 7 है, तो इसमें अगर उसका डबल है तो वह द्विगुणित हो जाएगा। उसका 4 टाइम्स है तो वह टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। 6 टाइम्स है तो वह हेक्साप्लॉइड हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग प्रकार के गेहूं हैं, जिसमें से आपका टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान रखना है। यही बात यहां पे की गई। डिप्लॉइड 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 के केस में ट्रिटिकम मोनोकोकम आएगा, टेट्राप्लॉइड में 2, ट्रिटिकम डाइकोकम जिसे इमर व्हीट कहते हैं जो उपमा के लिए काम में लेते हैं। देन द ट्रिटिकम ड्यूरम जिसे मैक्रोनी व्हीट कहते हैं जो सूजी और सेमिया के लिए काम में आता है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट व्हीट है जो इंडिया के अंदर उगाया जाता है। देन द हेक्साप्लॉइड जिसमें 42 होते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम जिसे मैक्सिकन और ड्वार्फ व्हीट कहते हैं। और मोस्टली कल्टीवेटेड है, मोस्टली कल्टीवेटेड व्हीट जो है वह आपका कौन सा है? ट्रिटिकम एस्टिवम है जो 87% भारत में ग्रो करते हैं। उसके बाद ट्रिटिकम एस्पेरोकोकम जिसे इंडियन ड्वार्फ व्हीट या येलो व्हीट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन आता है भारतीय ब्रेड गेहूं की श्रेणियां। जो ब्रेड व्हीट जो है उसकी कौन कौन सी श्रेणियां है? चपाती या रोटी बनाने के लिए जो भारतीय गेहूं काम में लेते हैं उसको अलग अलग श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इसके संबंध में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहला गेहूं चपाती या रोटी के लिए उपयुक्त में ये काम में आता है। तो सबसे पहला गेहूं जो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है वो कौन सा है, जो एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे? भारतीय अंबर गेहूं। भारतीय अंबर गेहूं, इंडियन अंबर व्हीट। तो इसकी विशेषता क्या होती है? इसका दाना जो होता है मोटा होता है, अंबर प्रकार का होता है, अंबर रंग का होता है, पारपासी यानी ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, चमकदार होता है। इसमें प्रोटीन जो होती है वह 11% के आसपास होती है। यह धनी वर्ग में प्रसिद्ध है। जो पैसे वाले जो लोग होते हैं, अमीर जो लोग होते हैं, वह इसको सर्वाधिक खाना पसंद करते हैं। इलाइट कस्टमर इसको खाना पसंद करते हैं, भारतीय अंबर गेहूं को। अब इसकी किस्में कौन कौन सी है? C306 जो बारानी क्षेत्र के लिए भी उपयुक्त मानी गई है। इसके अलावा आपकी सुजाता, लोकवन। लोकवन जो अपन किस्म बार बार बोलते हैं, तो लोकवन किसका उदाहरण है? लोकवन अंबर गेहूं का उदाहरण है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। यह भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है भारतीय सोना गेहूं, इंडियन सोना व्हीट। और इंडियन सोना व्हीट की क्या विशेषता होती है? इसका दाना मध्यम आकार का होता है और कठोरता भी उसमें मध्यम होती है, मीडियम हार्डनेस होती है इसके अंदर। प्रोटीन इसमें 10% ही होती है। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्र, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, लाइन आपके सामने आई है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो चपाती के आधार पर ब्रेड व्हीट को जो वर्गीकृत किया गया है उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सा उगाते हैं? तो सोना उगाते हैं। ये ध्यान रखना, गेहूं में अपन क्या उगाते हैं? सोना, यानी सोना गेहूं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन लोकवन अगर नाम आ गया तो ध्यान रखना वो सोना नहीं है, वह आपका अंबर है। खरा सोना नहीं है, वह अंबर है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसकी किस्में कौन कौन सी है? HD2285, ये किस्में आपको ध्यान नहीं रखनी है, इसमें यही पॉइंट ध्यान रखना है। भारतीय सोना गेहूं जो भारत में सर्वाधिक उगाते हैं, अंबर गेहूं की किस्म है कौन सी है? लोकवन है। यहां पर इस स्लाइड में आपको यही ध्यान रखना है। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन आता है भारतीय पीसी गेहूं। पीसी गेहूं, इंडियन पीसी व्हीट, जिसके दाने मध्यम आकार के होते हैं, प्रोटीन 10% से कम। देखिए इसके अंदर प्रोटीन कम होती है। जितना भी जो गेहूं अपन पढ़ रहे हैं अलग अलग प्रकार का चपाती वाला, उसमें सबसे कम प्रोटीन जो होती है, सबसे कम प्रोटीन वाली जो गेहूं होती है वह कौन सी होती है? आपका पीसी गेहूं में प्रोटीन कम होती है, जो बिस्किट और केक बनाने के लिए काम में लेते हैं। और इसकी किस्में कौन सी आती है? सोनालिका। कौन सा है? सोनालिका, आपने नाम सुना होगा, वह इसके अंदर आता है।
पीसी लोकल भी इसके अंदर आता है, ये ध्यान रखना। सोनालिका जो है वो पीसी की वैरायटी है और एक प्रकार से उसमें प्रोटीन सबसे कम होती है गेहूं की, जितनी भी जो अलग अलग प्रकार का गेहूं है। लेकिन वह गेहूं जिसमें प्रोटीन सर्वाधिक होती है, यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, सर्वाधिक प्रोटीन वाला गेहूं कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रोटीन वाला गेहूं जिसमें 12 से 14% प्रोटीन होती है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में पूछी गई है, वो भारतीय हार्ड गेहूं है। हाई गेहूं नहीं, हार्ड है। कौन सा है? भारतीय हार्ड गेहूं, भारतीय कठोर गेहूं जिसे अपन कहा गया है। इंडियन हार्ड व्हीट के अंदर जो होता है सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके दाने जो होते हैं मध्यम आकार के होते हैं, पारभासी होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन प्रोटीन ज्यादा होती है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। और ये बेकरी ब्रेड बनाने के लिए काम में लेते हैं, बेकरी ब्रेड के लिए। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसकी किस्में आपको ध्यान यहां पे नहीं रखनी है। उसके बाद पांचवें प्रकार का जो गेहूं होता है जिसे अपन बोलते हैं ड्यूरम गेहूं, ड्यूरम गेहूं। और ड्यूरम गेहूं की बात करें तो यह सेंट्रल एंड पेनिसुलर जोन के अंदर, केंद्रीय और पेनिसुलर क्षेत्र के अंदर यह उगाया जाता है। इसको काम में लेते हैं पास्ता बनाने के लिए, पास्ता बनाने के लिए, सेवई बनाने के लिए, मकरोनी गेहूं भी कहते हैं इसको, स्पेगेटी बनाने के लिए काम में आता है। तो ड्यूरम व्हीट किस किस के लिए काम में आता है, ये भी अपनों को ध्यान होना चाहिए। इसकी कुछ किस्में दे रखी है, HI सीरीज की, आपको PDW सीरीज की भी दे रखी है, WS सीरीज की भी है, MPOW सीरीज की भी यहाँ पे वैरायटी है। तो ये वैरायटी यहाँ पे आपको ध्यान नहीं रखनी। तो चपाती के लिए जो गेहूं की जो 5 श्रेणियां अपन ने पढ़ी, तो 5 श्रेणियों में आपको ध्यान रखना है सोना व्हीट कहां यह सर्वाधिक उगाया जा रहा है। लोकवन जो है आपका कैसा गेहूं है, अंबर प्रकार का गेहूं है। इसके बाद कौन से गेहूं के अंदर सबसे कम प्रोटीन होती है, कौन से गेहूं में सर्वाधिक प्रोटीन होती है, कौन सा जो है पास्ता सेवे बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जो आपको बेसिकली ध्यान होना चाहिए। तो ये अपना पहला लेक्चर था गेहूं के संबंध में, जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। इस पहला लेक्चर के अंदर क्योंकि फसल अपन सबसे पहले यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ जो बेसिक जो टर्म्स थे, जिसमें आपका फोटोपीरियोडिज्म हो गया, C3 C4 हो गया, क्लिस्टोगेमी हो गया, सेल्फ पोलिनेशन हो गया, ये कुछ बेसिक एलो पोलिप्लोइडी, ऑटो पोलिप्लोइडी, वो अपन ने डिटेल से देखा है। अब अपन जो है अगर ये टर्म आएगी तो वापस इतना डिटेल से यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी इसलिए डिटेल से बात अपन ने की है। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं सेकंड पार्ट में गेहूं के, क्योंकि अभी गेहूं और है और पढ़ना है अपने को। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।